डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोगों का फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप सभी लोग अपने कदम एक टॉपर्स की ओर, अच्छी सफलता की ओर, 95% से अधिक अंकों की ओर, 480 प्लस टारगेट को लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मुझे अब कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैंने उसमें मैसेजेस देखे कि सर ये मेरा फोटो, ये मेरा टाइम, उसमें टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन के ऊपर प्यारे बच्चों उनका मैंने जो स्टडी टाइम देखा 13 आवर प्लस। वाह, लाजवाब। अगर आप सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे थे, लगभग 3 से 4 बच्चों का, एक का 13 आवर प्लस, एक लोग का 11 आवर प्लस था, एक का 9 आवर प्लस वो था टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन, और 4 आवर प्लस यूट्यूब था। तो खैर हम यूट्यूब को तो अगर कोई दिखाएं किसी चीज को कि भैया ये स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा है, तो मैं कहेंगे कि शायद कोई और भी देख सकते हैं चीजें, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि वो कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ वहां पे, वैसे तो सारा कुछ एप्लीकेशन पर भी है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वहां पर पढ़ने के लिए ही था। तो ऐसे बच्चों का बिल्कुल भविष्य बेहतर है प्यारे बच्चों। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अभी से जुट जाइए। आप टॉपर्स बने ना बने, 480 आएगा नहीं आएगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के दिन में, आज के समय में, अभी ठंडी आएगी, आपका मोटिवेशन डाउन होगा, ठंडी है तो बरसात है तो ये, लेकिन अभी इतना बढ़िया मौसम है, पढ़ने के लिहाज से ना ज्यादा ठंडी हो रही है और धीरे धीरे गर्मी भी अब खत्म हो रही है, धीरे धीरे ठंडी आएगी, अर्थात गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है और अब मौसम जो होगा वो बढ़िया रहेगा, हल्का ठंडा मौसम रहेगा, तो आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन लगेगा। मैं सभी बच्चों से पहले ही आज क्लास शुरू होने के पहले एप्लीकेशन के भीतर ये आपको बात बताने देना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग 4 बजे प्रातः उठना शुरू कर दीजिए। 4 AM प्रातः उठना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। 480 प्लस बहुत सारे बच्चे लाएंगे, 400 प्लस बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स। मैंने एक अभी हाल फिलहाल में वीडियो अपलोड किया, कल मैंने रात में वो शूट किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, चैनल पर पड़ा होगा प्यारे बच्चों। 5 ऐसे चैप्टर जो आपको 90 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं, अर्थात हम ये भी कहेंगे कि 70 में 70 आपके आ जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों वही 5 चैप्टर जो आपका 140 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा करके होते ना, 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 20 में 10 लघु उत्तरी बनाना है, 6 दीर्घ उत्तरी में 3 दीर्घ उत्तरी बनाना है, तो इस प्रकार से आपका 140 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आता है और इसमें आपको 70 नंबर का बनाना है। तो मैं वही 5 चैप्टर बताया जिनसे 5 चैप्टर में लगभग 90 नंबर तक का आता है, लगभग 90 नंबर केवल इन्हीं 5 चैप्टर से आते हैं। बाकी के जो 5 चैप्टर के अलावा जो 10 चैप्टर हैं उनसे 2, 3, 4, किसी से 4 नंबर का, किसी से 6 नंबर का, ऐसे करके आता है। तो प्यारे बच्चों, क्या 90 में 70 नहीं प्राप्त किया जा सकता जब उन्हीं 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया जाए? तो वो मैंने टॉपिक अपलोड किया था, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब तैयारी को त्वरित गति करनी होगी। जितना अगर पत्थर पर रस्सी भी चलती है ना तो पत्थर घिस जाता है, रस्सी नहीं घिसती, बात को समझना। अर्थात प्यारे बच्चों, अगर मैं 5 चैप्टर कह दूं तो कह दीजिए सर 5 चैप्टर आते हैं, नहीं, इतना घिसो उन्हीं क्वेश्चन की बार बार इतनी प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में 100% परिणाम बेहतर हो। ठीक है, 100% परिणाम बेहतर हो। तो प्यारे बच्चों, कोई भी इन 5 चैप्टर के किसी भी एक डेरिवेशन को नहीं छोड़ना, किसी भी एक लघुत्तरी प्रश्न को नहीं छोड़ना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना, और आगे आने वाले समय में अगर हमसे कुछ जो थोड़े बहुत टॉपिक या कुछ ऐसे लघुत्तरी प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक में है, आपको लगता है कि सर ने लेक्चर टाइम में नहीं बताया है, उन्हें पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, लेकिन बस उम्मीद आप सभी से है कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी, टारगेट बोर्ड के बिहार के बच्चे आने वाले समय में इतिहास जरूर रचेंगे। हम लोगों का प्यारे बच्चों ये पहला बैच है, और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरा जो सीक्रेट पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, मैं इस वर्ष को बहुत बेहतरीन मान रहा हूं अपने लिए। बहुत मेहनत तो नहीं की है, लेकिन थोड़ी बहुत ही मेहनत सही आप लोगों के लिए की है, और मैं चाहता हूं कि 2025 में प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा अंक होता है ना, 2, 2, 4 और 5, 4, 9, ये अंक जोड़ने पर प्यारे बच्चों 9 आता है, और ये 9 अंकों वाला वर्ष बहुत ही बेहतरीन खुशियां लेकर के आने वाला है। और मेरे लिए इस वर्ष की सबसे बेहतरीन खुशी यही होगी कि हमारे पढ़े हुए बच्चे, हमारे परिवार से पढ़ करके बच्चे, आनंद गुरु जी के बच्चे 2025 में टॉप रैंक में आए। मैं नहीं ये कहूंगा कि कोई बच्चा रैंक 1 ही आएगा, रैंक 2 में आएगा या रैंक 10 के भीतर आएगा, बस अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओ। 480 प्लस, 482, 490, 485 तो रैंक तो अपने आप आ ही आएगी। लेकिन टॉपर कोई 1 होगा, 2 होगा, इससे मुझे ये नहीं फर्क पड़ता। मैं उस टॉपर के लिए ही केवल काम कर रहा हूं, नहीं, मैं सभी बच्चों को इस मार्किंग तक ले जाना चाहता हूं कि खूब मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है आप सभी पर कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप अपने गुरु जी के सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, खूब मेहनत कर रहे होंगे, बस मन लगा करके पढ़ाई करते रहना। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई बात आपकी पढ़ाई की। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक है। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर दे रहे हैं कि क्रैश कोर्स के बारे में। क्रैश कोर्स आप सभी को पता है 1 अक्टूबर को प्यारे बच्चों लॉन्च होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को लॉन्च होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स का फी जो होता है वो
मतलब अलग से नहीं। देखो प्यारे बच्चों, मैं कितनी बार इस पे चर्चा करूँ, आप लोग इसको समझिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ बहुत दिनों से। थोड़ा-थोड़ा ही वो बढ़ रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से ही बढ़ रहा है। ₹1250 किसी भी अच्छे संस्थान का मैच करा लेना, जिसका इतना पीक लेवल हो, इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाता हो। आप लोग तो अपने घर के बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि ₹1250 में जो इतने जिसके साथ इतने बच्चे जुड़े हो, इतने हज़ारों लाखों के व्यूज़ जा रहे हों, वहाँ पर इस फ़ी में क्या पढ़ाया जाता होगा? क्या इस फ़ी में पूरे साल पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया। उन लोगों ने भी अलग से फ़ी ली है इंटर के लिए, ठीक है? मैं नहीं जानता पहले इसमें कौन था टारगेट बोर्ड में, क्या कैसे, मैं उससे मतलब नहीं। लेकिन जब मैं आया तो 12th के लिए प्यारे बच्चों 1250 फ़ी रखी गई। ये थी 12th की फ़ी, जिसमें ना इंग्लिश के लिए अलग से, ना हिंदी के लिए अलग से, कोई नहीं। सारे सब्जेक्ट की एक ही फ़ी, अलग से कोई फ़ी नहीं थी। तो ये 1250। अब बात आती है क्रैश कोर्स की प्यारे बच्चों। तो क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको खरीद ही लेना है। भाई अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है, ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ चुके हो और सिलेबस जो आपने इसमें पैसे खर्च किए हैं, तो ये वेस्ट थोड़ी जाएँगे। आपका ये क्या सिलेबस बंद हो जाएगा? अरे इसकी क्लासेस, इसकी रिवीजन तो चलता रहेगा आगे। कोर्स आपका पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, चाहे जब देखिए वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हुए, जब तक फरवरी तक आपको वैलिड रहेगा। और साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए पूरी वीडियो आती रहेंगी, सारी क्लासेस वीडियो के लिए सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसके लिए क्यों परेशान हो भाई, आपको तो तैयारी करनी है। अब बात आती है क्रैश कोर्स की, तो क्रैश कोर्स में अब आपके आधे बच्चों को अलग छांटना, उन बच्चों को अलग छांटना, ऐसा बिल्कुल नहीं प्रोसेस है। वो बहुत कम होगा प्यारे बच्चों। आप लोग कह रहे थे ना सर 499 बोले हैं, मतलब प्रिंस ऐसा तो सर नहीं बोले। 500 से कम का मतलब ये नहीं था कि 499। अब मैंने कहा 400 से भी कम। अब कुछ बच्चे समझे कि 400 से कम मतलब 399। मैं वादा करता हूँ 399 भी कम होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो 399 से भी कम रखने के लिए सर से बात करूंगा। तो इसलिए परेशान मत हो कि, और इतने में आपकी लगभग 70 के आसपास क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम पूरा सिलेबस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। तो बच्चों ये मेहनत होगी हर एक टीचर। अब आपको पता है कि इसके प्राइस के कम में बहुत जितना कम हो जाएगा, मैं ऐसे हाथ पैर पढ़ के निवेदन कर लूंगा, सर कैसे भी होगा थोड़ी बहुत सैलरी कम करिए। दरअसल सैलरी की बात नहीं बच्चों, इस क्रैश कोर्स के लिए अलग से थोड़ा सा स्टाफ जोड़ा जाता है। लगभग 20 कॉलिंग डिपार्टमेंट जुड़ता है, 5 टाइपिंग जुड़ जाता है, अन्य सर्वर कास्ट हो जाता है। एप्लीकेशन में स्टूडेंट जैसे ही एक ऐड हुआ ना, एप्लीकेशन वाला भैया कहता है एक स्टूडेंट आ गया आपका, और इसमें भैया हम चार्ज जोड़ रहे हैं, और चार्ज उसमें एक निर्धारित प्राइस होता है, आप चाहे जितनी लें, लेकिन एक स्टूडेंट का हम इतना चार्ज करते हैं, वो एप्लीकेशन चार्ज होता है, ठीक है? तो ये सब बातें आप अपने घर पे कर रहे हो। एक आप अपने पापा से खर्च के बारे में नहीं पूछ सकते हो। जब पूछो पापा से कहोगे 100 रुपया लाओ, पापा के कहाँ जाना है, कहाँ खर्च करना है, पूछेंगे कि नहीं? तो वही चीज़ है प्यारे बच्चों की, बहुत सारे खर्च होते हैं एक्स्ट्रा। तो ये मेरे मतलब अपने ही संस्थान में नहीं, हर जगह है। तो इन बातों को थोड़ा सा समझना आप लोग। लेकिन मैंने कहा ना, जितना कम हो पाएगा उतना कम होगा, जितना कम हो पाएगा उतना कम किया जाएगा। सर से पूरी मैं कोशिश करूंगा कि सर कैसे भी करके मैनेज कीजिए इन सभी चीज़ों को, और बच्चों के लिए कम से कम फी में लाने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों? तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे। उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे। अब बस मेरे सपनों के लिए, आप अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, कि जो हम लोगों का लक्ष्य है, बेहतर से बेहतर अंक लाना है, और 2025 में टारगेट बोर्ड का झंडा टॉपर्स वेरिफिकेशन में लहरा जाना चाहिए, दिखना चाहिए वहां टारगेट बोर्ड के बच्चे, और तब हम लोगों को, ठीक है? देखो कह रहे हैं कि सर एक बच्चा अदर को वहाँ पे, मैंने तो कही, देखो आपको एक ही जगह से तुलना करनी नहीं, बहुत जगह, लेकिन वहाँ का ये भी फी देख लेना, क्या ये फी स्ट्रक्चर है, क्या ये फी स्ट्रक्चर है, जरा बताना। जो आपको वर्ष भर पढ़ाना है उसमें क्या ये फ्री स्ट्रक्चर है, जरा बता देना, एक बार चेक कर लेना, फिर हमको बताना। इस बात की गारंटी लेते हैं ये फी स्ट्रक्चर नहीं होगा। और सर ने तभी ये कहा था कि हाँ ठीक है सर 1250 में ही इंटर वाले बच्चों के लिए इतना लाते हैं सबसे, और क्वालिटी देख लेना। वहाँ कई टीचर्स की जगह, ये टीचर्स को नहीं करना चाहिए भाई, लेकिन मैंने देखा है टीचर्स में राइटिंग की प्रॉब्लम है, टीचर्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, ना तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ऑब्जेक्टिव होता है चैप्टर वाइज, लेकिन वन शॉट क्या हो रहा है, सिलेबस खत्म करने के लिए कहो तो 4 घंटे क्लास ले रहे हैं, और उसमें बच्चे को एक दिन में अगर पूरा भर दिया जाएगा तो क्या नई चीज़ सीख पाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है। कई कई जगह पर एप्लीकेशन पर ही जो क्लास चली थोड़ी बहुत, पता ही नहीं लग रही कब क्लास कौन सी खत्म हो जा रही है, ना न्यूमेरिकल चल रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों, और मैं नहीं चाहता मैं अपने बच्चों के, जो टारगेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य में कोई यहाँ जाए, ठीक है? इसलिए बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आप अपने परिवार पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, और आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से अच्छा परिणाम दिखाएंगे, है ना? तो बच्चों आप क्लास को शुरू करें। सर क्रैश कोर्स कितने घंटे का क्लास होगा पर डे? जैसे आपकी हर एक सब्जेक्ट की ऐसे क्लास चलती है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, ऐसे ही क्लासेस वो भी चलेंगी, ठीक है सर? हम आपके साथ हैं। सभी बच्चा, सभी लोग का सपोर्ट तो होना जरूरी है, और सपोर्ट है ना? सपोर्ट है प्यारे बच्चों। मैं अदर प्लेटफॉर्म की कोई भी नहीं, क्योंकि ये तो मान लो, सोच लो हम तो अपने परिवार के बीच में बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब नहीं है, फिर भी हम अपने संस्थान के प्रति समर्पित हैं, और दूसरे संस्थान अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा करें, लेकिन
प्रतियोगिताओं का दौर है, तो हम भी बेहतर बनना चाहते हैं, बस एक सपना है। और हम किसी की बुराई ना कर सकते, ना किसी भी संस्थान या शिक्षक की आलोचना कर सकते। कमी हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा समझ के काम लीजिएगा कि अन्य जगहों पर कैसे काम हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा उद्देश्य बस इतना होगा कि क्वालिटी क्या मिल रही है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम ही बहुत बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, हम इतना जरूर कहेंगे हम बेहतर हैं, और बेहतर बनने के लिए खूब प्रयास करते रहें। बेहतर से बेहतरीन बनने का सफर हमेशा जीवन भर चालू रहेगा। पूरे बिहार में बहुत अच्छे शिक्षक होंगे, हमसे भी बेहतर अच्छी कोई फिजिक्स पढ़ाता होगा, बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन होंगे। लेकिन मुझे बेहतर बनना है, ये मेरा जीवन का हमेशा सपना रहेगा। मैं हमेशा सीखता रहूंगा, हमेशा पढ़ता रहूंगा। कभी अपने आप को ये नहीं हमें अहम है कि मैं बहुत बेहतरीन शिक्षक बन गया हूँ, बन नहीं गया हूँ, बनते रहना है आजीवन। बुढ़े भी हो जाओ ना, तब भी आपको सीखने वाला ही जीवन है। आजीवन आदमी परस्यूइंग करता है, अर्थात सीखता रहता है। ये जीवन की सच्चाई है। कभी भी अहम में नहीं आना। अहम ब्रह्मास्मि में वाला अगर आप में घमंड आ गया ना कि थोड़ा पैसा आया अहम ब्रह्मास्मि, तो गलत बात है। जीवन को सबसे विनाश की ओर ले जाने वाला संकेत है आपके अगर अंदर अहम आ गया। अहम को हटा देना, फेंक देना बाहर, ठीक है। जीवन की जो देखो, यहीं पर बहुत सारे लोग आए और यहाँ से गए, फिर उन्होंने कैसी कैसी बातें बोली। बोलना बहुत गलत होता है। आप उन बच्चों के भविष्य को थोड़ा सा ध्यान रखें। सबके लिए प्यारे बच्चों, आप लोग तो अभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, हर एक टीचर्स को फोन कॉल्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, ए भाई सर जी आपको हम बुलाते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, आइए सुनिए समझिए, इतना देंगे उतना देंगे, चला करता है। लेकिन वही शिक्षक ईमानदार और समर्पित भाव से जुड़े हैं, तो एक तरीका होता है कहीं शिक्षक का आने जाने का कि भाई एक सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर जाते हैं आते हैं। भाई वो अपना उनका अलग रूल है। शिक्षक का कोई उन्नति बहुत हो रहा है, दूसरा संस्थान रोकता भी नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा मिला है, उतना नहीं दे पाते, लेकिन एक तरीके से होता है। कई जगहों पर ये होती हैं बातें, भाई भगो, वो एक लालची व्यक्ति होते हैं और उनके अंदर बच्चों के प्रति समर्पण नहीं है, बस उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ऐसे तरीके होते हैं। तो वही कह रहे हैं, बस अपने जीवन में कभी अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग नहीं आना कि हम ब्रह्मा हैं, हम ही सब कुछ हैं। ये अगर आपके अंदर आ गया तो आप जीवन में विनाश की ओर आगे बढ़ेंगे। सर जी आप बहुत लेक्चर दे दिए, चलिए अब पढ़ाइए। नहीं बच्चों, चलो भाई क्या करें, यही समय मिलता है आपसे बातें करने का, ठीक है। पढ़ो, 9 बजे तक पढ़ो, 10 बजे तक पढ़ो, पढ़ाएंगे हम लोगों को। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। द्रव्य तरंगे कल हमने चर्चा की थी। द्रव्य तरंगे, ध्यान से सुनना, किनको किनको द्रव्य तरंगे पता हो गई थी। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। प्यारे बच्चों एक चीज हमें बताओ कि ये जो चैप्टर है ये आपको क्या सिखाता है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये चैप्टर सर हमें क्या सिखाता है। मैटर वेव्स आपको क्या बताता है, ठीक है, बताइए। मैटर वेव्स आपको क्या बताता है। हाँ मतलब मैटर वेव्स तो आपको बताना ही है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका, किसने बताया, तो दे ब्रोगली ने बताया। दे ब्रोगली जी, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि अगर तरंगों में कण है, अगर प्रकाश तरंगे, तरंगों में क्या है, जो कि प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगे जो सूर्य का प्रकाश है, चाहे जो भी प्रकाश हो, उनमें क्या होता है प्रकाश तरंगों में, कण। कौन सा कण होता है, फोटान। क्या होता है, फोटान। प्रकाश तरंगे कणों के रूप में चलती हैं, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। तो क्या द्रव्य कण, अगर द्रव्य कण होंगे तो वो क्या तरंगों के रूप में चलेंगे। यही दे ब्रोगली सर ने कहा। दुनिया में हर एक चीज सम्मित है, अर्थात अगर जल से बर्फ बन जाती है तो बर्फ से जल भी बन जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य कण से तरंग भी बन जाती है, द्रव्य कण से तरंगे भी बनती हैं। अर्थात द्रव्य कण को, अर्थात किसी भी छोटे कण बड़े कण को अगर हम गति कराते हैं खूब तेज से, तो वो तरंगों के रूप में चलता है। इस बात का इन्होंने जिक्र किया और इसे सत्यापित भी कर दिया। तो प्यारे बच्चों इनसे हमें यह पता चलता है। अगर बात करेंगे पूरे चैप्टर की, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मजबूत हो जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डेड वीडियो रोज, हाँ डेली तो नहीं आ सकता प्यारे बच्चों। केवल डेली ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने से तो कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होगा ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होंगे। जैसे अभी चैप्टर 1 का चैप्टर 1 to 8 कितने ऑब्जेक्टिव अभी हम करा चुके हैं। लेकिन आने वाले समय हर दूसरे तीसरे दिन ऑब्जेक्टिव भी तो कराना होगा हमें। तो 480 प्लस के लिए देखना है ना, हमारा टारगेट क्या है, 480 प्लस, ठीक है, समझ गए। हाँ समझो सर, आपका वीडियो हम हमारे कॉलेज में चलता है, यह बहुत अच्छा लगता है। अगर वहाँ चलता है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो सर, हम सभी शिक्षकों से वादा किए थे अच्छा मार्क लाएंगे। चलो प्यारे बच्चों ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि दे ब्रोगली सर का कथन क्या था, स्टेटमेंट क्या था। अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है कि प्रकाश जो है वो दो तरह से व्यवहार करता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी। मतलब जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ी, ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। आप पूरा नहीं पढ़ रहे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर का पूरा क्या नाम है, थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप लोग क्योंकि फ्लैशबैक भूल जाते हो ना। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यही तो है चैप्टर का नाम। बोलो यस और नो, है ना।
द्वैत प्रकृति मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है सर? ये विकिरण शब्द क्या है तो बता दूं प्यारे बच्चों, विकिरण किसको कहा जाता है? प्रकाश जिस रूप में चलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? विकिरण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? विकिरण। तो हम ये बोलते हैं ये प्रकृति, द्वैत प्रकृति मतलब ड्यूअल नेचर। क्या? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर का मतलब मैंने एग्जांपल दिया था डबल रोल। तो द्रव्य का भी, मैटर मतलब द्रव्य मतलब मैटर, तो ध्यान समझो, विकिरण की भी द्वैत प्रकृति होती है और द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। यही तो चैप्टर में सिखाया गया कि प्रकाश भी दो तरह का होता है। दो तरह कौन कौन से? एक तो तरंग की तरह व्यवहार करता है प्रकाश, विकिरण मतलब वेव, और दूसरा प्यारे बच्चों कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान। तरंग, वेव। समझ में आया? तो प्रकाश भी दो तरह से चलता है, दो तरह की व्यवहार करता है, और द्रव्य मतलब कोई भी पार्टिकल। हम लोगों का शरीर भी क्या है? एक कण ही तो है। अगर हम ब्रह्मांड से देखें, ब्रह्मांड से तो बात छोड़ दो, 4-5 मंजिला इमारत से देखें तो हम इतने बड़े दिखाई देंगे, तो वो भी हम लोग क्या है? एक पार्टिकल ही तो है। तो हम लोग भी जब चलते हैं ना तो प्यारे बच्चों वेव बन जाते हैं। सर आपने आज पहली बार हमारी आंखें खोल दी। हम लोग क्या है प्यारे बच्चों? वेव हैं। अगर चल रहे हैं तो, रुके हुए हैं तो फिर नहीं, रुके हुए हैं तो नहीं, लेकिन जब चलने लगे तो हम वेव की तरह चल रहे हैं। यही दे ब्रोगली सर ने। तो विकिरण द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन बोलो या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डबल रोल। तो प्यारे बच्चों, जो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी उससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश विकिरण के रूप के साथ साथ कणों के रूप में भी चलता है। ठीक है? चलो अब आ जाओ बात यहां पर। तो दे ब्रोगली सर ने द्रव्य तरंगों के बारे में बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंगे कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कण, जैसे द्रव्य कण कौन से? जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटान। द्रव्य कण छोटे छोटे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटान हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है? फोटान हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी कण द्रव्य में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, सभी बहुत सारे कण होते हैं। तो वो द्रव्य कण जो किसी एक पार्टिकल परमाणु में उपस्थित होते हैं, परमाणु से फिर अणु बनते हैं, तो फिर एक पूरे पिंड का फिर सब कुछ निर्माण होता है, वो बात अलग की होगी। तो द्रव्य कण, ठीक है, द्रव्य कण तरंगों के रूप में चलते हैं। तो दे ब्रोगली सर के लिए आएगा अगर लिखने के लिए कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, या द्रव्य तरंगों के संबंध में दे ब्रोगली का कथन लिखिए, तो हम ये लिखेंगे कि जिस प्रकार प्रकाश तरंगे कणों के रूप में चलती हैं, जिन्हें हम फोटान कहते हैं, फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटान तथा न्यूट्रॉन भी जब गति करते हैं तो तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ये कल मैंने लिख दिया था। ठीक है? ये मैंने कल ही लिख दिया था बच्चों। आपका वीडियो वायरल हो गया इंस्टाग्राम पर। अजीब अजीब बातें, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब प्यारे बच्चों, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए, है ना? तो भाई पूरी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। जानते हो कि नहीं? ये तो पता है कि नहीं? विबग्योर इन्हीं के बीच में होता है, पूरे टोटल रंग इन्हीं के बीच में होते हैं। विबग्योर सातों रंगों का तरंग दैर्घ्य इन्हीं के बीच में होता है। 4000 से 500 भी, इसके लिए वायलेट के लिए 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000 आई के लिए, इंडिगो के लिए, जामुनी रंग के लिए, ऐसे ही करते करते रेड लाल कलर के लिए 7000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, इसलिए लाल कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को तरंग दैर्घ्य पता है। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है उसका हम लोगों का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जो कि आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। आइए मैं प्रश्न में समझा देता हूं प्रश्न किस प्रकार इससे पूछा जाएगा। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो द्रव्य तरंगे मैं बता चुका हूं, मैं केवल वो प्रश्न लिख रहा हूं अब कि दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वही चीज दे ब्रोगली, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, का व्यंजक प्राप्त कीजिए, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सर आज तक आपकी सभी टॉपिक समझ में आई, लेकिन विनाशी और संपोषी व्यतिकरण नहीं समझ में आया। देखो, पहली बात तो उन वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लेना, और बात रही किसी टाइम में रिवीजन में चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है? रिवीजन में जरूर चर्चा किया जाएगा, तो ध्यान से सुनना। और या तो आप दोबारा वीडियो लेक्चर को देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
मैंने बहुत कोशिश करके उसे अच्छे से समझाया है। संपोषी व्यतिकरण जहाँ पर चमक होती है, आप अभी देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लाइट कुछ ज़्यादा लग रही है, इस जगह पर कुल मिला के संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। सामने लाइट जल रही है, बहुत सारा प्रकाश इधर आ रहा होगा, उनमें से इस जगह पर ऐसी प्रकाश किरणें मिल रही हैं जिनमें तीव्रता ज़्यादा है, तो वो प्रकाश तरंगे जहाँ पर मिल करके ज्यादा दीप्त बना रहा है, ज्यादा प्रकाशवान कर रहा है, इसका मतलब इस जगह पर मिलने वाली प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कैसा होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बाहर जो थोड़ा सा अंधेरा अगर बन रहा है, वहां पर चमक कम है, तो इसका मतलब वहां विनाशी व्यतिकरण होगा, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सीधा सा मतलब ये होता है। बाकी किसमें क्या पथांतर होता है, क्या कलांतर होता है, वो मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया है। समझिए, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इतना सिंपल एग्जाम्पल समझाने में बहुत टीचर्स हड़बड़ी करते हैं, या कोई टीचर्स सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हुए चले जाते हैं। मैंने फिर बताया कि भाई टीचर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, आपके मैं दैनिक जीवन से जुड़े लेकर के आता हूँ, जिसके लिए सोचना पड़ता है, बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन सोचना पड़ता है कि हाँ ये वास्तव में कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, कहाँ पर देखी जाती हैं, तो अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सीधी सी सिंपल बात है। अच्छा, बात करिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कि दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या होगा, सीधा सिंपल से बताइए। उत्तर में बाबूजी लिखिए, आप लोग अपना आंसर बताइए कैसे लिखेंगे। दे ब्रॉगली प्यारे बच्चों क्या बतानी है? तरंगदैर्घ्य बतानी है। दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आपको बतानी है, कैसे? दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अच्छा, फोटॉन कण का अगर हम ऊर्जा कहें तो क्या होती है? अगर एम यदि यदि फोटॉन का द्रव्यमान, यदि फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम हो, तब फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम है। ध्यान से सुनना, फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम है, और फोटॉन की गतिज ऊर्जा, फोटॉन की क्या कहते हैं, ऊर्जा कितनी होती है? प्रकाश आपतित हो रहा है तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? फोटॉन का द्रव्यमान m है। सुनना, फोटॉन का द्रव्यमान m है, और वह v वेग से गतिमान है। सॉरी, फोटॉन कितने वेग से? वह प्रकाश के वेग c से गतिमान है। अरे भैया, फोटॉन कितनी चाल से चलता है? प्रकाश की चाल से चलता है ना, तो हम कहे लिए वेग v लिखें, c लिखेंगे सीधे सीधे। तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से क्या मिलता है? आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से, ये सर सापेक्षिकता सिद्धांत क्या होता है? स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से, इनका सिद्धांत कौन सा है, कोई बता सकता है? सापेक्षिकता सिद्धांत, इसका डेरिवेशन बड़ा लेंथी है, इतना छोटा नहीं है। सापेक्षिकता सिद्धांत वाला कौन सा भैया? ये E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, ये होता है। अगर कोई फोटॉन प्रकाश की चाल c से गतिमान है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? वास्तव में प्रकाश में उपस्थित फोटॉन की ऊर्जा क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, दोनों सिद्धांत प्रूव्ड हैं। E बराबर mc स्क्वायर भी सही है। क्वांटम सिद्धांत से भी जो हमें मिला, क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है बताओ? फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो क्वांटम सिद्धांत कहता है फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, यहाँ पर c प्रकाश की चाल है, यहाँ न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। जब दोनों इक्वेशन बराबर हैं तो दोनों समीकरणों से इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 व 2 से बच्चा पार्टी, क्या? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 व 2 से बच्चा पार्टी देखिए कि दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS बराबर होंगे, अर्थात प्यारे साथियों mc स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहां लिख रहा हूं, mc स्क्वायर बराबर क्या होगा? h न्यू। LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे भाई। अब देखना ध्यान से, यहां से हम m की वैल्यू निकाल रहे हैं तो m बराबर आएगा h न्यू बटे में c स्क्वायर। ये सर कर क्या रहे हैं आप? हम प्यारे बच्चों तरंगदैर्घ्य निकालना चाहते हैं, लैम्डा की वैल्यू बताना चाहते हैं। यहां कहीं पर लैम्डा आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन न्यू की वैल्यू हम लोग जानते हैं। क्या? न्यू की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जब न्यू मतलब प्रकाश की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू सी अपान में लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी अपान में लैम्डा। मेरा भी उद्देश्य होता है कि मैं अच्छी राइटिंग में लिखूं, क्योंकि जब हमारी अच्छी राइटिंग होगी तो आप भी प्रेरित होंगे कि अच्छी राइटिंग में ही लिखें। ठीक है,
समझ रहे हैं? आप हमारी राइटिंग से प्रेरित हों, ठीक है? जब प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर सी अपान में लैम्डा। अच्छा भाई, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें यहां पर आप रख दीजिए m इजिकल टू एच न्यू अपान में सी स्क्वायर, m इजिकल टू एच न्यू अपान में सी स्क्वायर, एच न्यू अपान में सी स्क्वायर इंटू न्यू की जगह पर क्या रखें? यहां पर न्यू की जगह पर मैं कह रहा हूं सी अपान में लैम्डा। अभी तक था ना ये m इजिकल टू एच न्यू अपान में सी स्क्वायर, तो न्यू को मैं यहां से हटा रहा हूं, न्यू को यहां से हटा रहा हूं और न्यू की जगह पर यही वैल्यू प्यारे बच्चों पुट कर दीजिए, क्या? सी अपान में लैम्डा। तो प्यारे बच्चों हमें यहां पर मिला क्या? एक स्क्वायर से भाई दो यहां सी है ना, तो एक सी से ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पर प्यारे विद्यार्थी जी m बराबर आया h अपान में सी लैम्डा, m बराबर आया h अपान में सी लैम्डा। समझ में आ गया? m बराबर h अपान में सी लैम्डा। बड़ा सिंपल है अब तो बड़ा सिंपल है। अगर प्यारे साथियों यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालें, तब लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों होगा h अपान में m c। लैम्डा इधर भेज दीजिए, m इधर भेज दीजिए, लैम्डा इक्वल टू h अपान में mc हो गया वैल्यू। अब देखिए यहां पर mc और क्या बन सकता है? देखो, जब संवेग या फोटान का संवेग क्या होगा? फोटान का संवेग क्या होगा? आप कहेंगे सर p बराबर mv होता है ना? संवेग का सूत्र यही होता है। फोटान का द्रव्यमान हमने m माना, अगर वो v वेग से गतिमान होगा तो v लिखेंगे, लेकिन v तो होता नहीं। यहां पर क्या होता है? mc, क्योंकि v की जगह c वेग से गतिमान है। m की वैल्यू ये देखो आया था यहां पर h अपान में सी लैम्डा। चाहे तो h अपान में सी लैम्डा रखो तो काट दो तो सी h अपान में लैम्डा आता है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो यहाँ पर लैम्डा को इधर भेज दिया हूँ और h अपान में क्या बन गया? mc। अब बताओ mc की जगह क्या लिख सकता हूँ? p लिख सकता हूँ। तो इस सूत्र से लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों क्या मिल गया? h अपान में mc की जगह क्या लिख सकते हैं? p। mc की जगह पर क्या लिख सकते हैं? p। प्यारे साथियों यही प्यारे बच्चों क्या है? फोटान का तरंग दैर्घ्य है, फोटान का तरंग दैर्घ्य है। सर लैम्डा कहां से आया? ये लैम्डा प्यारे बच्चों सी अपान में लैम्डा कहां गया? हमने तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र बताया, कहां पर बताया? न्यू। हाँ, यहां पर मैंने देखो लिखा प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर सी अपान में लैम्डा होता है। ये सूत्र संबंध बताया गया था किरण प्रकाशिकी में, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है? रे ऑप्टिक्स में ये मैंने संबंध बताया था। इस सूत्र से मैं यहां पर क्या किया हूं? इस सूत्र से m बराबर h अपान में सी स्क्वायर, सी अपान में लैम्डा, ठीक है? सर कितनी क्लास लेंगे? कितनी क्लास ले सकते हैं? देखिए भैया, एक दिन में चाहे एक क्लास लो या 50 क्लास लो। मैंने 7 घंटे की भी क्लास ली है। आने वाले टाइम पे विश्वास दिलाता हूँ 12 घंटे की भी क्लास लूंगा, 8 घंटे की भी क्लास लूंगा, बहुत सारी क्लासेस लूंगा। लेकिन आपके लिए फिर वो वन शॉट होगा जिसमें आपको अभी मन लगेगा कि पूरा रिवाइज कर रहे हैं, चलो रुके। कभी सिलेबस के लिए 8 घंटे नहीं लेना है मुझे, क्योंकि वो आप नई चीज़ डेली सीख रहे हो तो उसमें ज़्यादा लेंथी होता जाता है, तो आप वो सीख नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, कोई भी टीचर अगर 1 घंटे भी क्लास लेता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा कि एक रिसर्चर जो कंटेंट राइटर वाले होते हैं, जो कंटेंट वीडियो बनाते हैं, 5 दिन में एक वीडियो बनाता है, जानते हो? देखो समझदारी होनी जरूरी है। 5 दिन में एक वीडियो मात्र 10 मिनट का बनाते हैं, और उस 10 मिनट के वीडियो में ढेर सारा कंटेंट रिसर्च करके किसी के ऊपर तब टिप्पणी करते हैं, किसी टॉपिक पर बोलते हैं कि मौसम कैसे चेंज हो रहा है, ये सौरमंडल में क्या है। जैसे 29 सितंबर मैंने क्या बताया था? 29 सितंबर को एक उल्का पिंड आने वाला है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, और 25 नवंबर को वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। मतलब लगभग 1.5 महीने से ज्यादा वो पृथ्वी के क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। तो हमने तो भाई रिसर्च करके कहीं से पढ़ाया। अर्थात आप एक वीडियो को पढ़ाएं कई घंटे, मतलब मैं कहता हूं मैं आपके 10 घंटे और सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश। पढ़ाने को आपको पढ़ा देना है, लेकिन टीचर में क्वालिटी क्या दे रहा है, ये दिक्कत हो जाती है। मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। कहीं पर मिस्टेक्स होंगी और आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है तो क्या समझोगे कि केमिस्ट्री गलत पढ़ा रहे हैं कि सही। बहुत जगह मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों ये होता है, अगर क्वालिटी बता रहा है एक वीडियो वो 5 दिन में ला रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, वो रात दिन जगा होगा एक वीडियो के लिए। बड़े बड़े नाम है जिनको मैं क्या बताऊँ, टू मोटिवेशन है, ध्रुव राठी है, बहुत सारे लोग हैं जो एक वीडियो 5 दिन में डालते हैं, सिर्फ 10 मिनट का, लेकिन उसके पीछे रिसर्च कितनी होती है वो आप नहीं समझते, है ना? तो किसी भी चीज के लिए अगर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन पढ़ाना है, तो आनंद गुरुजी हो या कोई भी अन्य शिक्षक हो, एक वीडियो लेक्चर के पीछे भी बहुत मेहनत कर सकते। अगर मैं आपको पूरा दिन पढ़ाऊं तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, मेरी गलती है, क्योंकि मैं पढ़ने में खुद के टाइम ही नहीं दे रहा हूं और आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं। मतलब जो पीछे नॉलेज हो गया ठीक, उससे वही काफ़ी, वही पढ़ाते रहो। रट्टा मार वाली किताब रख लो, नोट्स रख लो, चेकते रहो बच्चों के सामने।
उन बच्चों के बेहतर भविष्य में एक सुधार क्या होगा वो तो आने वाला समय पता लगेगा, आप अभी नहीं आंकड़ा लगा सकते। तो ये होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कभी कि आपके लिए मैं भैया कि 10 वीडियो एक ही दिन में आपको पढ़ा दूं, है ना, 10 मतलब सिलेबस खत्म करूं तो एक दिन में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एडिटिंग में समय लगता है, एडिटिंग वाला मुश्किल से 3 घंटे समय लगेगा। मैं कहता हूँ अगर किसी बहुत पॉपुलर रिसर्चर के देखोगे ना वीडियो उठा के, मुश्किल से 30 मिनट या 2 घंटे 1 घंटे में एडिट कर देगा। बहुत गजब की एडिटिंग करनी है तो मैं कहता हूँ एक दिन एडिट करेगा। फिर भी 5 दिन में काहे लिए एक 10 मिनट का वीडियो आ रहा है। वो क्लिप्स, वो न्यूज, वो जगह जगह का कंटेंट रिसर्च करना, तब जाके लोगों के सामने रखना कि भाई ये हुआ है, अगर वहाँ ये कोलकाता में कांड हुआ, दिल्ली में ये कांड हुआ तो वो क्यों हुआ, मोदी जी वहां गए तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई तो उसका क्या रीजन था। उस पॉइंट्स को कलेक्ट करने में टाइम लगता है, ठीक वही यहाँ पर प्रोसेस लागू होता है। अगर मुझे कोई चीज समझानी बहुत बेहतरीन तरीके से तो ये क्यों आया, इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, उसके लिए कितना सोचना पड़ेगा। आप भी शिक्षक के जगह पर आप खुद को रख के सोच सकते हो। पढ़ाना है पढ़ाते चले जाओ। बात समझ में आई? चलो अच्छा, बात ये थी प्यारे बच्चों इसको समझाने की। हे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को आपको एक एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि भैया फोटान में अगर द्रव्यमान m हो और वह प्रकाश की चाल से चले तो भैया फोटान की ऊर्जा ये भी होगी। ये कौन कहे थे? आइंस्टीन सर कहे थे। और अगर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि हर एक फोटान में इतनी ऊर्जा होती ही होती है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी गलत नहीं है। तो E बराबर h न्यू, ठीक है, ये ऊर्जा। अब दोनों के मान बराबर हैं, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो भाई इनकी भी वैल्यू RHS की भी वैल्यू बराबर होगी, मैंने बराबर किया। और फिर ये प्यारे बच्चों न्यू का मान परिवर्तन किया तरंग दैर्घ्य में। न्यू क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति को मैंने तरंग दैर्घ्य के पदों में कन्वर्ट कर लिया। ये आपको मैंने किरण प्रकाश की में भी समझाया था कि यह संबंध होता है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच में। तो m = h/c² था, न्यू की जगह पर c/में लैम्डा आ गया। c से एक c कट गया तो यहाँ नीचे तो c एक बचा, ऊपर वाला तो कट ही गया, तो h/c लैम्डा है। लैम्डा हमें चाहिए तरंग दैर्घ्य है यही प्रकाश की, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए हम वहां पर गए। ये देखो ये लैम्डा क्या है? दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। लैम्डा को यहाँ पर लिख तो दो, क्या है लैम्डा? दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का ये सूत्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे और चेंज कर सकते हो, इसे थोड़ा सा आप और परिवर्तित कर भी सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? समझो। अच्छा, ये जो संवेग आपको दिख रहा है पी संवेग का सूत्र, अगर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की कोई अगर कण, माना कण कोई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, माना कण, माना द्रव्य कण एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये एग्जांपल समझो, माना द्रव्य कण एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको मतलब मैं हेडिंग बना दूं इसकी, क्योंकि ये हेडिंग में अलग से अगर आ जाए तो क्या लिखोगे? देखो उसके लिए ये अलग से हेडिंग में बता दे रहा हूं, क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी बताओ? तो मैंने क्या कहा, माना द्रव्य कण एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होगा मेरे विद्यार्थियों? आप कहेंगे सर संवेग P बराबर होगा mv। संवेग P बराबर क्या होगा? mv। अगर मैं कहूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिमान है, ए बाबूजी आपका ध्यान भटक रहा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv² होगा कि नहीं भैया? 1/2 mv²। विवेक से कोई चीज गतिमान होती है तो उसके पास गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती ही है। अच्छा भाई, इसको मैं m से गुणा कराऊंगा और m से भाग भी दूंगा, मेरी मर्जी। गुणा भाग अगर दोनों प्रक्रियाएं कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि कितना काटो ये भी काटो, वही फिर वही वैल्यू आ जानी है, तो गुणा भाग में दोनों करा रहा हूं। इस वजह से यहाँ K बराबर बन रहा है 1/2, ये वाला m तो नीचे लिख लिए, लेकिन इनटू में देखो ये m और ये m मिलके क्या बन गए? m² बन गया, ऑलरेडी v² है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 m और m² v² मतलब mv का होल स्क्वायर, और mv क्या है? इलेक्ट्रॉन का संवेग है। तो भाई यहां पर मिल जाएगा p²/2m, p²/2m मिल गया। ओ भाई ये तो बड़ा गजब हो गया, p²/2m मिल गया। यहां से प्यारे बच्चों अगर मैं p की वैल्यू निकालूं,
अगर p की वैल्यू निकालूं, p स्क्वायर लिखूं तो 2m इसके गुणा में आ जाएगा, तो 2m कैपिटल के। यहां से p की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में 2m k मिल जाएगा। k क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यदि इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनो, यदि इलेक्ट्रॉन को, अच्छा गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की याद करो कि इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए बैटरी किसी चालक के बीच में, अरे भैया, हे बाबू तुम ना भटको, ध्यान से देखना, इधर समझा देता हूं। ई चालक था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे? उपस्थित थे। इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित हैं, आपके पास लोहा रखा हुआ है, उसे उठाओ और अपनी पीठ में एक बार ऐसे पीट लो, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। अगर लोहा है, चांदी है, सोना है, कोई भी धातु है जो चालक है, कंडक्टर है, अगर उसमें हम देखेंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसी गति करते हैं, कोई बता सकता है? नहीं पता सर, क्योंकि हम ठाकुर सुल्तान थे, हैं और रहेंगे। कैसी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। पहले वो धड़ाम धड़ूम अभी लड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं किसी को, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये चला, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लड़ा धड़ाम। ये कहा नहीं तुम जाओ इधर दूर से, लड़ा इधर गया, क्या ठीक मैं इसके पास जाऊंगा, लड़ा धड़ाम। ये भी बोला कि तुम चलो इधर, ये भी धड़ाम। ये जब टकराया तो ये कहा मैं भी चला इधर, ये इधर गया, धड़ूम धड़ाम धड़ूम ढिशुम ढिशुम ढाए। बहुत सारी टक्करें हुआ करती हैं। क्या? किसमें? चालक के भीतर। मुक्त इलेक्ट्रॉन टहला करते हैं, अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा उनके पास है वो टहल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्यारे साथियों, हुआ क्या? एक चमत्कार होता है। इनके सिरों के बीच जैसे ही हम कोई सेल या बैटरी जोड़ते हैं, कोई भी सेल या बैटरी जोड़ते हैं, एक विभवांतर लगा देते हैं, प्लस माइनस, तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित नियत वेग से गति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इनके बीच में क्या हो जाता है? एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं। कितने वेग से? अनुगमन वेग Vd से। जब किसी चालक के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस गति को अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन Vd वेग से गति करने लगते। पहले नहीं कर रहे थे, पहले यादृच्छिक गति कर रहे थे, यही सब पहले बताया गया। तो प्यारे बच्चों, जब ये गति करने लगे तो इनमें क्या कौन सी ऊर्जा? V पोटेंशियल। इनके बीच में क्या विभवांतर स्थापित किया गया? V। तो इनकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? EV। वाह भाई, कहां सर बताए थे? अरे भैया, U बराबर QV बताया गया था। ऊर्जा के बराबर इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? QV। और QV की वैल्यू EV। Q मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश है ना, तो E लिखेंगे तो V लिखेंगे। तो इसलिए प्यारे साथियों, ये मुझे बताना पड़ा, ये चैप्टर 3 की बात थी, याद रखना। तो यदि इलेक्ट्रॉन को V विभवांतर से, यदि इलेक्ट्रॉन को V विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तब गतिज ऊर्जा किसकी भैया? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी? तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर। अभी तो बता रहे हैं हाफ, तो mv स्क्वायर वाले से तो हल कर चुके हैं। ये K की वैल्यू क्या? कैपिटल स्मॉल ई कैपिटल का। चाहो तो पहले QV लिख दो और ये बराबर स्मॉल ई। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? तब संवेग, तब इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होगा? तो P बराबर होगा अंडर रूट में 2m EV। 2m EV, ध्यान से देखो, 2m K था ना, तो K की जगह क्या लिख देंगे? EV। 2m EV। हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र तो यही है, लैम्डा इक्वल टू h/p। यहां पर रख दो, P की वैल्यू पता है। अतः दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसी भी कण के लिए, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सभी के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। P उस द्रव्य कण का संवेग और h उस द्रव्य कण के लिए प्लांक स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड होता है मान। P की वैल्यू ये रही, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पदों में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र हो गया। तब अतः इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या मिलेगा?
लैम्डा बराबर h अपान में ये टोटल वैल्यू p की जगह पर 2 mev, p विभवांतर, e इलेक्ट्रॉन, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 2 मल्टीप्लाई h प्लैंक स्थिरांक, सब कुछ प्यारे बच्चों ये हो। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आया? भटकू सुल्तान, समझ में आया? देखो, द्रव्य कण का द्रव्यमान कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, फोटॉन हो सकता है। मैंने क्या बताया आपको, ये वाला प्रोसेस तो पूरा पता ही चल गया कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, रिपीट करके भी इसको समझा दिया कैसे करना है। दो फार्मूले उठाने, एक E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एच न्यू, हल किया गया। न्यू को तरंग दैर्घ्य के पदों में बदल लेना, सी अपान में लैम्डा चेंज किया गया, एम इज इक्वल टू एच अपान में सी लैम्डा आ गया। अब देखो ध्यान से, लैम्डा बराबर एच अपान में एम सी आ गया, एम सी द्रव्यमान बुढ़े उसका वेग लिखा हुआ है, तो ये कुछ पद बनता है ना संवेग, एच अपान में पी, ये सूत्र। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए बोले हैं तो इलेक्ट्रॉन की संवेग ये होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर में थोड़ा चेंज किए तो ये आया, गतिज ऊर्जा के पदों में संवेग आ गया। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। यहाँ पर अगर हम सोचो, यहाँ पर सोचो EV ना लिखें तो क्या 2m के भी ये लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एच अपान में √2m कैपिटल के लिख दो, ये भी सूत्र होता है 2m के। लेकिन k को हमने इलेक्ट्रॉन के पदों में चेंज किया, EV। V क्या है? V वोल्ट से उसे जब दौड़ाया जा रहा है। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है द्रव्य तरंगों के गुण। क्या पढ़ना है? द्रव्य तरंगों के गुण, और डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग भी समझना है थोड़ा सा, वैसे ज्यादा उससे रिलेटेड बात होनी नहीं। द्रव्य तरंगों के गुण, हेडिंग लिखिए, द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों के गुण। इंग्लिश में सर लिख दीजिए, हम लोग की इंग्लिश कमजोर है आपकी तरह, आपकी तरह हमारी भी अंग्रेजी कमजोर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। हाँ चलो, द्रव्य तरंगों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, समझ में आया? हल किया जाए, मतलब इसको बताया जाए। प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट ध्यान देना, पहला पॉइंट ऐसे पहले लिख देना कि द्रव्य तरंगों में, द्रव्य तरंगों में निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते, निम्नलिखित गुण होते हैं। अब चलो पहला पॉइंट, एक पॉइंट लिखते हैं। क्या? जो द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य होती है, देखा अभी मैंने सूत्र से, अगर सूत्र प्यारे बच्चों मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी अप्लाई करूं, H इज इक्वल टू कह रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी की वैल्यू क्या होती है? mv। अर्थात द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात भारी कणों की तरंग दैर्घ्य कम होती, या कह लो हल्के कणों की तरंग दैर्घ्य ज्यादा। भाई ये कम होगा ना तो ये ज्यादा होगा। यहां पर लिख सकते हैं अर्थात हल्के कणों की तरंग दैर्घ्य, हल्के कणों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज्यादा होती, ज्यादा लिखो या अधिक होती, अधिक होती है, अधिक होती। दूसरा पॉइंट, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका कथन का मतलब क्या हो रहा है? अर्थात इसका कथन का मतलब यह है कि अति तीव्र, जैसे हम ही हैं, अगर बहुत तेज चलने लगेंगे तो हमारा जो तरंग दैर्घ्य होगा ना, मतलब वेवलेंथ जो बन जाएगी ना, कम हो जाएगी। कोई चीज बहुत तेज दौड़ेगी ना तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। चिड़िया बहुत तेज से दौड़ेगी ना, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। बहुत तेज का मतलब बहुत तेज, प्रकाश के वेग से अगर दौड़ जाए ना तो चीज एकदम खत्म हो जाएगी, उसी वेवलेंथ आ जाएगी प्रकाश की। तो वेवलेंथ 1 अपान में भी, अर्थात अधिक वेग से गतिमान कणों की तरंग दैर्घ्य कम होती है, कणों की तरंग दैर्घ्य कम होती, तरंग दैर्घ्य कम होती है। मतलब जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ेंगे ना
उनमें क्या होगा, उनका जो तरंग दैर्घ्य होगा, बहुत तेज चलने वाली चीजों का, उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। उनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगे आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव्य तरंगे आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। कण पर क्या आवेश है उससे कोई मतलब नहीं। द्रव्य तरंगे आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं। इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, समझ लो, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं भैया इनमें से कौन सी द्रव्य तरंग नहीं हो सकती। तो आवेश पर निर्भर नहीं करता है, इनमें से अगर कोई नहीं ऑप्शन है तो हाँ ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को द्रव्य कण तरंग बन सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि भैया हाँ ये लो इलेक्ट्रॉन टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। इसलिए कि द्रव्य तरंगे आवेश पर निर्भर ही नहीं करती हैं, कैसा भी चार्ज हो वो तरंगे बन सकती। चौथा पॉइंट, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, मतलब ये द्रव्य कण है, ये मैटर में ही चलती हैं, किसी माध्यम में ही चलती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है कि इन्हें निर्वात की आवश्यकता, क्योंकि प्यारे बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत कंपन की वजह से बनती है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि विद्युत और चुंबक का परस्पर कंपन हो रहा हो तो तरंग बन रही हो, नहीं, ये तो गतिमान से कोई भी पार्टिकल अगर गति कर रहा है तो वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। इसलिए द्रव्य तरंगे प्यारे बच्चों क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ये हो गया टॉपिक, समझ गए। ये गुण अगर लिखने के लिए आ जाए कि द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है। प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूं, प्रश्न किस प्रकार से बनता है, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, कोई दो गुण लिखिए। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बस इतना जवाब दे देना है, इनमें से कोई भी दो आपको याद हो लिख देना, इनमें से कोई भी दो आपको याद रहे लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई भी दो याद रहे, कोई भी लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो दे ब्रॉगली ने कहा द्रव्य कण से संबंधित है ना, द्रव्य तरंगों से संबंधित, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, ठीक है। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, तथा जर्मर, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग कब किया इन्होंने, प्रयोग कब किया, 1927 ईस्वी। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग प्यारे साथियों 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में दे ब्रॉगली द्वारा दिए गए द्रव्य तरंगों के कथन को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया। डेविसन तथा जर्मर ने 1927 ईस्वी में दे ब्रॉगली के द्रव्य कणों से संबंधित, दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंगों से संबंधित, द्रव्य तरंगों से संबंधित कथन को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया, प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया, प्रयोगों द्वारा सत्यापित। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन कैसे, तो ध्यान से सुनना, एक प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन गन जो है यहां पर लगा दी और इस पे एक बैटरी, जो ये एफ फोल्डर बोल सकते हैं इसको, ये होता है, और इसमें एक विवर्तक लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, विवर्तक, जैसे कह सकते हैं बिल्कुल छोटी सी, ऐसे बंद रहेगा, बाकी बीच में एकदम छोटा सा एरिया होगा। ऐसे ही इधर भी प्यारे बच्चों, इधर भी क्या लगे होते हैं, विवर्तक लगे होते हैं, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन कोई जो होता है, इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है, इलेक्ट्रॉन इससे प्यारे बच्चों निकलता है, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है प्यारे बच्चों, और यहां पर लगा होता है एक, यहां पर लगा होता है एक विवर्तक, यहां पर लगा होता है एक विवर्तक, इस प्रकार से यहां पर लगा होता है एक विवर्तक। अब अगर ये कण होता तो ये कण यहीं पर रह जाना चाहिए था, लेकिन होता यह है प्यारे बच्चों कि ये सभी दिशाओं में चलता है, सभी दिशाओं में ये इलेक्ट्रॉन लगातार डाले जाते हैं, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों क्या होता है, बाहर की ओर निकलते हैं,
ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कई दिशाओं में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। भाई इसका मतलब है कि तरंगों की तरह ये व्यवहार करने के लिए यहां पर प्यारे बच्चों एक देखा गया, यहां पर इसको स्पष्ट करने के लिए एक यहां पर विवर्तक पुंज लगाया गया, कुछ बना होता है स्पेशली, ये विवर्तक पुंज लगा होता है। अच्छा ये यहां पर ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसको भी प्यारे बच्चों जोड़ने के लिए कुछ विशेष उपक्रम लगाए गए हैं। यहां पर को जोड़ने के लिए कुछ विशेष उपक्रम लगाए जाते हैं, जैसे यहां पर एक बैटरी जोड़ दी जाती है, एक बैटरी, ओहो उल्टा जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस, हाँ यहां पर बैटरी जोड़ दी जाती है और इसके इस टर्मिनल को यहां पर एक लगा दिया जाता है प्रतिरोध। इनके बीच में कितने वोल्ट का विभवांतर, V वोल्ट का विभवांतर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं। इन्होंने प्रयोगों द्वारा अपने ये बताया कि प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है, छोटा कण, ये कहां आया, इलेक्ट्रॉन आया इस बिंदु पर, यहां पर कोण बन रहा है फाई या थीटा कह लो, ये क्या आया है, इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ये बस कई दिशाओं में गया, इसे यहां पर कलेक्ट किया जा रहा है व्यतिकारी पुंज द्वारा। तो यहां पर ये लगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इन्होंने सोचा कि अगर यदि कण तरंगे हैं, यदि द्रव्य कण तरंगे हैं तो द्रव्य तरंगे भी, ध्यान से सुनो तो पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, द्रव्य तरंगे भी प्रकाश की तरह क्या उत्पन्न करेंगी, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाएं होंगी। द्रव्य तरंगे भी प्रकाश की तरह व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाएं दर्शाएंगी या प्रदर्शित करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। तो उन्होंने ये प्रयोग किया और इसमें ये देखा, जैसे वहां पर एकल झिर्री प्रयोग था, ठीक वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन गन से किसी तल पर ये आपतित के कोई तल है, मान लो जेड, और जेड तल पर ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये कई दिशाओं में बंटता है। इसी प्रयोग से इन्होंने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, किसी एंगल पर जाता है, वहां कलेक्ट किया जाता है, ये व्यतिकारी विवर्तक इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचा। इस आधार पर इन्होंने कह सकते हैं विवर्तन व्यतिकरण जैसी घटना को इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से देखा। इस पर बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं आता है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी बुक में होगा, लेकिन एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। जितना मैंने बता दिया है, अगर इतना लिखोगे, चित्र बनाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इतना परेशान ना हो कि सर हाँ तो फिर चित्र बड़ा कठिन है, सर कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आप ऐसे फिगर बना सकते। हाँ, इसे डेविसन तथा जर्मन ने किया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेविसन जर्मन प्रयोग कहते हैं। थोड़ा बहुत और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक व्यतिकारी मार्ग से निकाल करके व्यतिकारी पुंज में कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है। इस आधार पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को स्पष्ट किया, इसलिए बस खत्म की। इसलिए द्रव्य तरंगों में भी क्या होता है, प्रकाश जैसा गुण होता है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बना के लिख सकते हो, अपने प्रयोगों से जैसी घटनाएं प्रदर्शित करेंगी। डेविसन तथा जर्मन ने इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से ये सब कुछ सत्यापित किया। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये सब कुछ सत्यापित किया। क्लियर? ओके, ठीक, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल। समझ में आ गया सर? ओके सर, अलग कॉपी बना लेंगे क्या? इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग कॉपी बना सकते हो, बाकी सिलेबस के लिए अलग। भाई प्रैक्टिस तो खूब करनी पड़ेगी, है ना सर। ये क्या है, देखो ये कलेक्टर है, ये एक तरह से फैराडे का बनाया हुआ एक यंत्र था कि हाँ इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम फैराडे फोल्डर भी बोलते हैं, फैराडे फोल्डर, अलग अलग नाम। ये आप कोई भी तल है, क्रिस्टल है, कुछ भी है। इलेक्ट्रॉन गन द्वारा गए और यहां से जो विवर्तक इलेक्ट्रॉन थे
उनको देखता है, उनको कलेक्ट करता है, उनको एकत्र करता है, जिससे दिशाओं की, इनकी तीव्रता क्या है इलेक्ट्रॉनों की, उसकी गणना होती है। ठीक है, लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो। ठीक है, इसमें, इस प्रयोग में, ठीक है, इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उच्च तीव्रता, उच्च तीव्रता से, उच्च विभवांतर से, उच्च विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, त्वरित किए जाते, त्वरित किए जाते हैं, जो चित्रानुसार, जो चित्रानुसार, चित्रानुसार इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर, इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर, कहाँ, इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर क्रिस्टल पर टकराते हैं, क्रिस्टल पर टकराते हैं, टकराते हैं, फिर इनकी, इनकी फिर इन विवर्तक, विवर्तक पुंजों को, विवर्तक पुंजों की तीव्रता, तीव्रता विभिन्न कोणों पर, विभिन्न कोणों पर, कोणों पर फैराडे, फैराडे फोल्डर द्वारा, फैराडे फोल्डर द्वारा मापी जाती है, मापी जाती है। जब विभिन्न तीव्रता के फोल्डर मापे जाते हैं तो इस आधार पर पता लगा लिया जाता है कि हाँ, द्रव्य कणों में भी विवर्तन, व्यतिकरण, यहाँ व्यतिकरण नहीं लिखा, व्यतिकरण जैसी घटना होती है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लेते हैं न्यूमेरिकल की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कि कल की क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें कल ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। कल फार्मूला सीट भी इसकी और न्यूमेरिकल भी, कल दोनों समाप्त, और फिर अगले दिन हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, कैसी लगी क्लास? खूब मेहनत करते रहें। शुरू में जो मैंने बात की थी उसको याद रखना आप सभी लोग, ठीक है? बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, मेरे इतने अंक नहीं आएंगे। बच्चों कुछ नहीं है, बस मेहनत करना, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूँ आप टॉपर को ही बनना है, बट निराश होकर ऐसे तो नहीं बैठना है ना कि हम इतना आगे नहीं पहुंच सकते। पहले से ही हार मान लोगे तो कैसे होगा? हार नहीं मानना है, ठीक है? हमें खूब मन लगा करके मेहनत करना है, ठीक है? रगों में खून नहीं जुनून दौड़े। मैं तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, बस उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। रात में नींद आए, आंखों में डालो पानी, पढ़ने बैठ जाना। सिद्धांत एक ही, कुछ अलग करना है, गांव समाज सोसाइटी में कुछ अलग करके दिखाना है। लव यू बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।